या वही वो दिल्ली के 8-10 लोग वही हिंदुस्तान की पत्रकारिता को रिप्रेजेंट करते हैं? कोई क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट से, कोई क्यों नहीं साउथ से, कोई क्यों नहीं है राजस्थान के किसी सुदूर प्लेटफॉर्म से? ये नीलेश जी ने मेरे सर पे ठीकरा फोड़ा कि मैंने कुरेद दिया इनको, बट मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये आपका स्टेटमेंट जो आया बीच में कि किस तरीके से पत्रकारिता की जाती है और जो 2-3 दृष्टांत आपने दिए, मुझे लगता है जिया हुआ यथार्थ आप लोग दोनों का होगा। और ये ठीकरा आपके सर पे मैं फोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऋचा जी जिस तरीके से अभी मैं अगर सीरियसली बोलूं तो जिस तरीके के खेमेबाजी की बात नीलेश जी ने की और जिस तरीके की ट्रोलिंग, माफ कीजिएगा नीलेश जी, मैं यहाँ पर एक और वर्गीकरण कर रही हूँ, जिस तरीके की ट्रोलिंग महिलाओं को झेलनी पड़ती है, वो चाहे किसी भी खेमे की, बिल्कुल वो चाहे किसी भी खेमे की हो। बहुत आसान होता है कि आप किसी के इनबॉक्स में गलत तरीके की तस्वीरें भेजकर आप उसको महीनों तक आप परेशान कर सकते हैं। और आपके साथ भी ऋचा जी जिस तरीके से अगर आप ऐसा लगता है लोगों को कि आप सत्ता पक्ष का पक्ष उजागर करने की कोशिश कर रही हैं, बस आपके एक ट्वीट के बेसिस पे वो पूरा जजमेंट हो जाता है। कावड़ियों को लेकर के मैंने लिखा था नीलेश जी, और आज तक मुझे सुनना पड़ जाता है उस चीज के लिए कि मैं अनहिंदू हूँ, तो मैं धिम्मी हूँ, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतनी टर्मिनोलॉजीज भी समझ में नहीं आती कि किस कैटेगरी में लोग बांटते हैं। तो ऋचा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और आप जो आप बात कहना चाहती थी वो कीजिएगा, कि एक महिला पत्रकार होने के नाते क्या आपको लगता है कि जेंडर ने कभी भी आपकी पत्रकारिता में कोई रोल प्ले किया है, या तो स्ट्रेंथन किया हो आपकी पत्रकारिता को, या फिर आपको कमतर समझा गया हो? इसकी जरूर बात कीजिएगा। अब शायद ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें बदली हैं शुभ्रता, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने, या मैं कहूँगी हो सकता है पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये बहुत देखा है। और एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ। अगर एक मेल एंकर स्टूडियो में बैठा है और उसने कि कोई अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई, हर एंकर कई बार हड़बड़ा जाता है, और किसी नेता से कोई बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया, तो बॉस तुरंत ये कहेंगे कि अरे ये XYZ क्या बेवकूफी का सवाल पूछ रहा है, इसको समझाओ, ये ऐसे नहीं बोलना, मतलब कुछ होगा। लेकिन अगर उसी मेल एंकर की जगह एक फीमेल, और ये मैं आपको बहुत अपने मतलब पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, अगर एक फीमेल एंकर ने ही वैसा ही बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया, तो बॉस का स्टेटमेंट तब ये नहीं होगा कि ये XYZ ने क्यों पूछा, अरे यार ये फीमेल एंकर्स को कौन बिठा देता है ब्रेकिंग न्यूज सिनेरियो में। अब बहुत बदला है, बहुत बदला है। मैं आपसे जब बात कर रही हूँ 2010 और 11 की, तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज अगर मैं अंजना और मैंने जी में साथ काम किया, अंजना और श्वेता, हम सब लोग साथ में जी में सबने करियर शुरू किए हैं। आज अगर मैं देखती हूँ कि बड़ी से बड़ी, चाहे पॉलिटिकल न्यूज हो, कोई भी हो, ये लोग बैठी होती हैं कमान संभाले, तो मुझे वो वक्त कई बार याद आता है कि कोई ब्रेकिंग न्यूज होती थी तो बॉस कहता था जैसे ही ब्रेक हो इस फीमेल एंकर को हटाओ और मेल एंकर को लाओ। तो एंकरिंग में ये बहुत होता था। रिपोर्टिंग में हमें याद है हमारे टाइम की कितनी बार लड़कियां, अगर इलेक्शन डे है, पूरे दिन आप फील्ड में कहीं घूम रही हैं, और अब तो फिर भी टॉयलेट वगैरह ठीक ठाक कहीं कई जगह मिल जाते हैं, पहले नहीं मिलते थे, इतना सब झेल कर भी आती थी ना शुभ्रता। लेकिन कई बार हम लोग को लगता था कि अगर आपने आके कुछ कहा भी है ना, तो सेंसिटिविटी वो जो होती थी ना, वो इतना ज्यादा मिसिंग थी, और ये भी कह दिया जाता था अच्छा तो आप क्या चाह रही हैं, आपको ना भेजा जाए, ठीक है। और एक सबसे बड़ा फर्क बताती हूँ, अगर एक मेल रिपोर्टर को कोई बड़ा असाइनमेंट मिल रहा है तो वो डिजर्विंग है, और अगर एक फीमेल रिपोर्टर को बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल रहा है तो बॉस की फेवरेट है, वो कैबिन में बहुत वक्त बिताती है, इसलिए उसको मिल रहा है। तो एज एन एंकर एक चीज हम लोग बहुत बहुत बुरा लगता था, एक दो बार तो मैंने पलट के, न्यूज रूम में हर आदमी को लगता है कि एंकर है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अरे मैडम आज आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे ऐसे हम रेसिस्ट और क्या क्या तो हम स्टेटमेंट टीवी पे तो दे देते हैं, न्यूज रूम में चलते फिरते मैडम आज बड़ी मोटी लग रही है आप। तो मैं एक दो बार कह देती थी अगर मैं मोटी लग रही हूँ तो मुझे शायद अगर कोई कमेंट कर सकता है तो आशुतोष है कि चैनल के संपादक है, वो बोलेंगे तो मैं सुन लूंगी। ये मैडम आप कैसी लग रही हैं, हर चलता हुआ बच्चा लड़का कोई भी कहता, किसी को भी अधिकार कैसे मिल जाता है कि मैडम आप मोटी लग रही हैं, बता। तो एक बार मैंने गुस्से में कह दिया आप अपनी पत्नी के मोटापे की चिंता करें, मुझे छोड़। तो लड़ना पड़ता है सुब्रता बहुत। मैं आपको मैं एक बार स्टूडियो नहीं चैनल में घुस रही थी, तो बाहर हमेशा हर जगह चैनलों में टीवी लगा होता है, तो मैंने एक स्टोरी चल रही थी प्रिया दत्त की,
और प्रिया दत्त की स्टोरी क्या थी कि वो किसी आई थिंक ऑर्फनेज में गई है, बच्चों से मिल रही है, एस्टन चला, प्रिया दत्त संजय दत्त की बहन, तब तक मैं ठीक ठाक सीनियर हो गई थी तो मैं आउटपुट पर गई, मैंने कहा भाई प्रिया दत्त की क्या आइडेंटिटी है तुम लोगों की नजर में? तो उन्हें शायद पता था कि अब मेरा नाम रख दिया गया था झांसी की रानी, भारत माता, इससे बहुत लेबलिंग मेरी की गई है। हाँ संजय दत्त की बहन है वो। मैंने कहा नहीं, वो कांग्रेस की सांसद है। और ये टाइम था जब प्रिया दत्त और संजय दत्त के बहुत स्ट्रेन्ड रिलेशन चल रहे थे, तो मैं फिर भी पेशेंटली खड़े होकर बात करती रही। मैंने कहा हाँ तो भाषा क्या होती है, 3600 पढ़े एक सांसद। मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हें अगर उसके किसी आदमी से ही डेजिग्नेशन जोड़नी है तो मुझे लगता है सुनील दत्त की बेटी कह दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि भाई बहन के रिलेशन। मैं इतना कह के अपना आराम से पलटी तो पीछे से आवाज आई, मैडम आप जैसे स्यूडोज के लिए हम लोग चैनल नहीं चला रहे हैं, संजय दत्त की बहन है, संजय दत्त की बहन रहेगी। अरे फिर तो हम फिर झांसी की रानी कहा है तो अब हमारा रूप भी देखो। फिर हम चिल्लाए बहुत जोर जोर से, नॉर्मली नहीं लड़कियां चिल्ला पाती, जिनको ये होता है ना कि अभी निकाल दिया जाएगा या नाइट शिफ्ट लगा देंगे, हम उस डर से ऊपर उठ चुके थे। फिर मैं बहुत जोर का चिल्लाई पहले तो, फिर मैं अपने कंप्यूटर में बैठी और मैंने आशुतोष के नाम एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा एज अ सीनियर पर्सन इन द एडिटोरियल टीम ऑफ दिस चैनल आई नीड टू नो, आर वी रनिंग एन एंटरटेनमेंट फिल्मी चैनल और इज इट अ न्यूज चैनल? क्योंकि अगर आप फिल्म फेयर चला रहे हैं या कुछ उसका टीवी वर्जन चला रहे हैं तो ठीक है, आप संजय दत्त की बहन लिखिए। तो आशुतोष का जवाब आया कि नहीं, इफ द स्टोरी इज नॉट इन कॉन्टेक्स्ट विद संजय दत्त, प्रिया दत्त इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड शी नीड्स टू बी एड्रेस्ड लाइक दैट। समझ रहे शुभ्रस्ता, हम लोग एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, वी आर ग्रैंड डॉटर्स ऑफ विचेस दैट हु यू कुडंट बर्न। तो हम लोग उस समय के हैं जब इतनी इतनी चीजों के लिए हम जाके लड़ते थे कि ये मेरा उस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं था, मैं आउटपुट पे नहीं थी, मैं बॉस नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट मैंने अगली बुलेटिन से प्रिया दत्त कांग्रेस सांसद चलवाया। तो आप समझ रहे ये फाइट्स इतनी हुई हैं, जेंडर तो मतलब मैं आपको कुछ तो इतनी अश्लील बातें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं कहीं पर, और हम लोग सुनते थे वो एज एंकर्स या पीसीआर में लड़कियां कई बार कहती थी मैम ये क्या बोलते हैं आके टेस्ट, मतलब आदमी लोग बहुत उस तरह की। सो ऑन स्क्रीन, ऑन एयर, ऑफ एयर, हर तरह की हम मतलब ये बहुत होता है। अब शायद कम हुआ। मैं अग्री करती हूँ कि आज कम से कम पर्दे पे एक जेंडर पैरिटी दिखती है, लेकिन पे स्केल की जब हम बात करें तो मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं उनको कभी अगर वो अग्री करें आकर के बात करने के लिए तो मैं बात करूंगी। बहुत आला एंकर है वो, अभी वो फिलहाल अपनी शर्तों पे कुछ प्रयास कर रही हैं करने का, कंट्रोवर्शियल एंकर हैं। उन्होंने कहा कि एक कंट्रोवर्सी में बहुत सारे पत्रकारों के नाम आए, लेकिन बतौर महिला पत्रकार मुझे जो दंश झेलना पड़ा वो किसी और को झेलना नहीं पड़ा। सभी लोग कॉलम लिख रहे हैं, सभी लोग प्राइम टाइम पे अपना शो चला रहे हैं, उनको शो से निकाला गया। मैं ये जरूरी नहीं है कि वही जो बात नीलेश जी ने कही कि मैं पॉलिटिकली अग्री करूं हर बार उनके नैरेटिव से, लेकिन पे स्केल की बात जहां पे आती है, जहां पर आपको चेक काट करके देना होता है महिला पत्रकार को, वहां पे ऐसा क्यों है कि अभी भी पैरिटी करने के लिए शायद आवाज भी बहुत मुख्य रूप से नहीं उठ पा रही है ऋचा जी? इसके लिए ना मुझे लगता है हम महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराती हूँ। लीनन पढ़ी होगी आपने शायद शेरिल सैंडबर्ग की, तो हम तो हिंदुस्तान के क्या, हम जब मुझे लगा अच्छा ये अमेरिका में भी होता है। और मैं अपना आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। इंक्रीमेंट लेटर जब पकड़ाया जाता था तो 1 साल की बात है, आशुतोष दे रहे थे, संजीव पालीवाल और आशुतोष बैठ के, हम विमेन वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी नीड टू अर्न, व्हाट वी डिजर्व। शुभमस्ता, तो उन्होंने मेरे हाथ में चिट्ठी दी, बोले क्या है, कैसा है, खुश हो? मैंने कहा मुझे तो एक तो समझ नहीं आ रहा है कि कितनी थी, कितनी हो गई, कितना आपने रेज दिया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम वन ऑफ द हाईली पेड, मतलब जो भी अच्छा सबसे इंक्रीमेंट लगा है, टॉप इंक्रीमेंट। मैंने कहा ठीक है, वेरी नाइस। बाद में उन्होंने हंस के मुझे बताया ये बात, बाद में बोली जितना तुमको रेज दिया, जितनी तनख्वाह दी, उससे ज्यादा तुम्हारे बिल्कुल काउंटर पार्ट एक मेल एंकर को दी। उसने चिट्ठी फेंक दी कि क्या मजाक कर रहे हैं क्या आप लोग? तो मुझे लगा शुभ्रस्ता इसमें मैं मैनेजमेंट को ब्लेम क्यों करूं? मैं ये नहीं कर सकती। अब वो हमारी पता नहीं सोशल कंडीशनिंग, आई मीन सम वुमेन हैव स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड्स ऑन दैट व्हिच इज गुड, हमने नहीं कर पाए। तो मुझे तो आज तक कितने लोग मेरे आसपास के कहते थे व्हाई डू यू ऑलवेज एंड अप अंडरसेलिंग योरसेल्फ? सो बट आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम विद मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री और वेयरएवर। आई थिंक वही कंडीशनिंग है, वो जो भी है। एंड आई थिंक जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको कोई देगा नहीं। तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैनेजमेंट कहेगा अरे तुम इतना कम इंक्रीमेंट मांग रही हो, हम तुमको और देंगे। वो जमाना भी आया नहीं है। तो इसके लिए मैं ऑनेस्टली, अगर हम औरतें मांग नहीं रही हैं तो वो हमारा ही, आई थिंक वी नीड टू फाइट फॉर आवर राइट्स। तो और बाकी चीजों के लिए भी हम ही लड़े। अगर हम ये लड़ सकते हैं कि प्रिया दत्त असिस्टेंट क्या जाएगा या किसी का भी असिस्टेंट क्या जाएगा, तो हम पैसों के लिए क्यों नहीं लड़ते? लेकिन वो आया नहीं अभी हमारे अंदर शायद। मेरी जो एक बात इंपॉर्टेंट रह गई थी नीलेश के दर पे, वो मैं आज जरूर यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ। इन्होंने इतनी अच्छी बात
बात कही, और उसमें भी एक अटैक वाली बात है शुभ्रस्ता, जो हो गया ना कि आप सोशल मीडिया पे अपनी राय नहीं रख सकते। मैंने एक बार किसी मुद्दे पर, और कहीं किसी का, मैं नॉर्मली क्या होता है नाम वाम ना लिख के मैं अपनी ओपिनियन लिखती हूँ, मैंने आरक्षण पर अपनी ओपिनियन लिखी थी भाई, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी एक परिवार को 2 पीढ़ी तक 3 पीढ़ी तक दे सकते हो, लेकिन अगर एक रिजर्वेशन का इस्तेमाल करके एक आदमी अगर डॉक्टर बन गया है, या एक आदमी अगर IAS ऑफिसर बन गया है, और उसका बच्चा और मेरा बच्चा या कोई भी साथ एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनको सेम फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो दे शुड गिव अप रिजर्वेशन। मेरा ऐसा मानना है, रिजर्वेशन आप रखें भी तो फाइनेंशियल स्टेटस पे होना चाहिए, ना कि कास्ट पे। मैंने इससे रिलेटेड कोई एक ट्वीट किया होगा। अब बताइए इस ट्वीट का इससे क्या लेना देना है कि मेरा एक NGO है जो मैं बच्चियों के लिए चलाती हूँ, जिसका नाम है मेरी लाडली, जिसमें मैं लिटरली अपने पैसे डालती हूँ, अपने दोस्तों से कभी आपको फोन करके कह दूंगी शुभ्रस्ता 5,000 रुपए दे दो, कभी भी उस NGO के अकाउंट में 15-20 हजार रुपए से ज्यादा रहते नहीं है। लेकिन एक है कांग्रेस के समर्थक साकेत गोखले, उन्होंने एक ट्वीट में लिख दिया कि क्या मैं बताऊं कि अनिरुद्ध के NGO को कितनी करोड़ों की ग्रांट्स सरकार से मिली हुई है। जिस NGO के पास ATG नहीं था उसको कौन सी सरकार ग्रांट देगी। मैं अकेली ही लड़ी, मैं खड़ी हुई, एंड the only person who actually tweeted for me was नीलेश, जिन्होंने, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कहने को बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे आपके फैन जो और लोग लड़े होंगे, जो बट जो आपके रियल लाइफ फ्रेंड्स भी हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर नहीं है, उनमें से सिर्फ एक आवाज आई, नीलेश ऐसा क्यों। इसलिए मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि ही इज समवन हु स्टूड फॉर मी। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है, पता नहीं कभी मेरी ट्वीट पढ़ी, अगर नीलेश कुछ लिखते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ खड़े होने की, क्योंकि नहीं है आजकल आपके खड़ा होने वाला नहीं होता है। और वो मेरे लिए, अब मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, नीलेश से मेरा कल को झगड़ा भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि जब मेरे ऊपर किसी ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का झूठा इल्जाम लगाया, जिस आदमी को जब मैंने नोटिस भेजा तो वो भाग गया, the only person who stood by me was Nilesh. So I can understand the pain in this, what he's saying. जो बेईमान होते हैं उन्हें बेईमान कहलाने में कोई आपत्ति नहीं होती है, और जिन लोगों के पास सिर्फ इंटेग्रिटी है, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऋचा, अनिरुद्ध, मैं, आप भी इनमें से लोग हैं, उनको एक अंश मात्र भी अगर कोई उंगली उठा, क्योंकि यही तो, इसी पे तो यही तो कमाया है, एग्जैक्टली। तो और जब कोई लिख देता है इस ट्वीट के बदले पैसे पहुंच गए घर में, बहुत गुस्सा। अब तो मैं कहना शुरू कर देती हूँ ऋचा जी कि हाँ, पर ट्वीट बिना 5-6 लाख एक ट्वीट के मैं तो ट्वीट ही नहीं करती। I don't undersell myself anymore. नीलेश जी, I just want to say, one thing. मैं ना अपने माइंड में बड़ा सॉर्टेड आदमी हूँ, इसलिए क्योंकि मैं, और नॉर्मल हूँ, सॉर्टेड नहीं, कि मैं एक इंसान की 10 बातों में से 6 से अग्री कर सकता हूँ और 4 से डिसअग्री कर सकता हूँ। जैसा घर में होता है, जैसा दोस्तों में होता है, जैसा कॉलेज में होता था, ऐसे ही है ना हम लोग। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ऐसे व्यक्तिवादी काल में हैं कि आपको अपनी पसंद का व्यक्ति, पार्टी, कॉज चुनना पड़ता है, और फिर उस व्यक्ति की कही या उस व्यक्ति के इर्द गिर्द बुनी हर बात से आपको इत्तेफाक रखना पड़ता है। क्या ये संभव है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को पसंद करता हूं पर उनकी 4 बातों से नाइत्तेफाकी रखता हूं? क्या इसकी है इजाजत मुझको इस देश में आज? नहीं है। इजाजत क्यों लेनी है? पर इजाजत नहीं क्यों है? नहीं, मैं आपको, मतलब मैं तंज के तौर पे बता रहा हूँ। जी। क्या ये I mean that's how it used to be, right? That I agree with you. मैं और मेरे पिता, एक वाक्य उन्होंने मुझसे पता नहीं कितनी बार कहा है बचपन, लेट्स अग्री टू डिसअग्री ऑन दिस। क्योंकि हम नहीं होते थे सहमत, तो भाई रिश्ता थोड़ी टूट जाता था। लेकिन ये ऐसा वक्त है कि वो जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है ना, वो खत्म हो गया है। अगर हम, चूंकि ये डिस्कशन मीडिया पर है और हम सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा चले जा रहे हैं, लेकिन जो खेमे हैं इस समय मीडिया में, ठीक है, कुछ तो टीवी को तो चलिए छोड़ दीजिए, उसने अपनी आत्मा बेच दी है। अच्छे लोग, हमारे दोस्त हैं सब,
जो चैनलों के हेड है, मैं सोचता है तुम इतने बढ़िया आदमी हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे दिखा सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं इसका क्या असर हो रहा होगा। लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं भैया, तुम जो ये पावर है तुम्हारा, लोग जान ले लेते हैं एक दूसरे की देख के। मेरे मम्मी पापा आते हैं वहाँ से निकल के अंदर से कि भैया ये हो गया है। जब मैं बम्बई में रहता था तो मम्मी का फ़ोन आता था, अरे संभल के जरा, सुना बम्बई डूब रहा है। तो मैं एक चैनल का नाम, भैया मैं कहा, कहता था वो बंद करो पहले। बोली आपको कैसे पता हो देख, नहीं तुमको कैसे पता हो देख रहे हैं, उनको पता है। तो जो पत्रकारों का खेमा सत्ता पक्ष के समर्थन में है, जो कि बहुत बड़ा खेमा है, क्या उनको कभी कभी कुछ असहमति होती होगी सत्ता पक्ष के कुछ कदमों से? होती होगी। और जो खेमा उनके विरोध में है, वो भी बड़ा तबका है, क्या वो किसी चीज का समर्थन करते होंगे? क्या द वायर को मोदी जी की कुछ 5 बातें पसंद आती होंगी? क्या ऑप इंडिया को मोदी जी की 5 बातों से नाइतफाकी होती होगी? बिकॉज दैट्स हाउ नॉर्मल पीपल वर्क। हे, आई रियली लाइक यू बट आई डिसएग्री विद दिस, राइट? वो नहीं, वो स्कोप खत्म हो चुका है, वो खत्म होगी ना जगह। मतलब आप दोनों भी हैं, आप दोनों कई बार कोई ट्वीट करते होंगे या मैं कोई ट्वीट करता हूँ, आप लोग नहीं सहमत होते होंगे उससे। मैं बुरा इंसान थोड़ी बन गया उसकी वजह से, पर वो जगह जो जब से हम खेमों में बटे हैं वो खत्म हो चुकी है। तो वो जो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कैजुअलिटी है पत्रकारिता की, और एडिटरों का अपनी पॉलिटिकल सोच को अपने पूरे प्लेटफॉर्म पर हावी करना। मैं कई बार गांव कनेक्शन की स्टोरीज से सहमत नहीं होता हूं और मुझे कोई हक नहीं है उनको रोकने का, एज लॉन्ग एज द टीम नोज वेरी सिंपली जो हेडलाइन में लिखा है वो नीचे जस्टिफाइड हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। सो यू नो दैट्स द चैलेंज ऑफ टुडे। और इस तरह का जो काम है, इस तरह के लोग हैं, क्योंकि हम कभी इन्वेस्टरों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं लेंगे, मैंने तो नहीं लिया अभी तक कि भाई, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आके दिशा बदल देगा। हम पेड न्यूज़ नहीं करते हैं, वो बोलेंगे पेड न्यूज़ नहीं करते, पागल आदमी हो के पेड न्यूज़ करो। हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, जाओ सीधे, तो हमारी दिशा बदल जाएगी। वो बोलेंगे फलाना मंत्री से मिलवा दो, हम अपने रिपोर्टर से बोलो मीटिंग करवा दो, फलाना चीफ मिनिस्टर से मिलवा दो, हम नहीं करेंगे। तो ऐसी वॉइसेस जो हैं वो हम जैसे पागल लोग ही हैं जो जिंदा रख पाए हैं। अगर रिचा एक अपना शो करती है तो वो उसने शुरुआत से, अब तो उसके शो में एक स्पॉन्सर है, मेरे तो शो में स्पॉन्सर भी नहीं है यार। रिचा कैसे स्पॉन्सर कैसे लाती हो यार तुम लोग? खैर, तो शुरुआत में उसने कैसे किया होगा मैं जानता हूं कि आप कैसे धारा के विरोध में जा रहे हो, अपनी तरीके का कंटेंट कर रहे हो, अच्छा कंटेंट, साफ सुथरा सुलझा काम करने वालों की जगह बहुत कम है। उनको इन्वेस्टर्स उस पर पैसा नहीं लगाते। अगर आप नफरत बेचते हैं, अगर आप एक तरह की पत्रकारिता करते हैं, किसी भी तरह की नफरत बेचते हैं, आजकल ये भी हो गया, मैं बोलूँगा नफरत बेचते हैं तो आप एक ही खेमे को समझेंगी। नफरत दोनों साइड से बेची जा रही है, तो उसको फंडिंग मिलती है भाई। वो कूल होते हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी ये मिलती है। हमारे जैसे हम तो साइड वाले आदमी जो एकदम शो पीस के लिए रखे हैं भाई, शो पीस, हम शो पीस हैं, ठीक है। हम वो दिल्ली हाट से ख़रीदा हुआ छत्तीसगढ़ का शॉल है जो शायद पहना ना जाए, आके अलमारी में रख दिया जाएगा क्योंकि सुंदर है, ठीक है, वो है हम। जेंडर पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया जो आदमियों के साथ कभी नहीं होता। जब इंक्रीमेंट लगने का टाइम आता है, वो मुझे लगता है हर ऑफिस में होता होगा, वो शायद सिर्फ मीडिया की प्रॉब्लम मैं नहीं कहूंगी। तो ये होता था मेरे साथ, मैं अपना बता सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है। अरे आपको मैडम इंक्रीमेंट की क्या जरूरत है? आपके यहाँ तो अंडर टेबल इतना पैसा आ जाता होगा, आपको तो तनख्वाह की जरूरत नहीं है, आप इंक्रीमेंट का क्या लेंगे? आपने पूछना जरूरी नहीं समझा, आपने जानना जरूरी नहीं समझा कि जैसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं आप, वो एक ईमानदार अधिकारी है या बेईमान अधिकारी, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने एक ऑफ हैंड एक फीमेल कोलीग को कह दिया। एक तो आपने किसी आदमी से हम ये नहीं कहते ना कि भाई तो भी तुम्हारा घर चला रही होगी, तो उस मानसिकता से हम ऊपर ही नहीं उठे कि औरतों को इंक्रीमेंट की क्या जरूरत है, इनका तो पति घर चला रहा है। तो ये सब, ये कोई भी न्यूज रूम में ये बातें आदमियों को नहीं, मुझे लगता है किसी भी ऑफिस में आदमियों को ये बातें नहीं सुननी पड़ती।
आपकी पत्नी का तो अंडर टेबल पैसा आता होगा, आपके यहाँ तो बेईमानी का पैसा, आपको इंक्रीमेंट की क्या, ये हम बहुत कैजुअली, आई थिंक इट्स ओके टू से दीज थिंग्स टू अ वुमन। सो जेंडर में मुझे एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना है। नीलेश जी, जब आपने ये बात की थी, इसके पहले जो एक लंबी बात आपने की, बहुत मुझे लगता है कि वो क्लिप अलग से चलाने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत कुछ उसमें आपने कहा है जो हमारे जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है उन चीजों को समझना। उसमें एक बात आपने की, ट्विटर पे देखना जो भैया, देख समझ के चलाना, तुम पता लगा और 50 गालियां मिलने लग जाए दाएं बाएं आपको से। ट्विटर पे आप ऐसे भी हमारा नहीं वो भेज सकते। फोन मैं वैसे ही आपको मार, ट्वीट करती हूँ तो आप क्या देते हैं, हम लोग फोन पे बात करेंगे, ट्विटर पे मैं बात नहीं करूंगा, तो आपको क्यों फर्क और पड़ता है क्या। ट्विटर से अब क्या चल रहा है उसमें? उस दिन गुस्सा था मैं इससे, शुभ रास्ता से किसी बात पे किया मैंने कहा मैं इस पे नहीं, फोन पे बताऊंगा भाई, यहाँ नहीं बताऊंगा। आई वाज अपसेट विद but I can say that I was upset with you and we can still remain Yeah. friends. That's Absolutely. that, right? एब्सोल्युटली। भाई हम जब कॉलेज में होते थे तो उस समय ये 1989 में चुनाव होने वाले थे, तो ये हमारे दोस्तों में कोई जनता दल को सपोर्ट करता था, कोई बीजेपी को करता था, कोई कांग्रेस को करता था। बहुत लड़ाइयाँ होती थी, मतलब चिल्ला चिल्ली ट्विटर वाली लड़ाइयाँ होती थी तब आमने सामने बैठ के। लेकिन फिर ठीक हो जाता था यार। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, अपना दुख बताओ यार, तुम सिंगल हो अभी तक, वो बताओ। अब नहीं है वो खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है। जी सॉरी, आप कुछ पूछ रही थी। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो कहा कि ट्विटर पे जो अच्छे लोग हैं या पत्रकारिता के जो अच्छे लोग हैं वो स्टैंड ट्विटर के भले लोग, आज से मेरे को नया फ्रेज मिल गया, ट्विटर के भले। जी। और ऋचा जी, आपने जो कहा कि महिलाएं खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाती, पे स्केल की जब बात हम करते हैं, तो ये जो नीलेश जी, जो ये ट्विटर के और पत्रकारिता जगत के जो बहुत भले लोग हैं जिनके पास मॉरल का पुलिंदा उन्हीं के सर पे है, उनके बियॉन्ड मॉरल्स की परिभाषा कहीं नहीं है, उन लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि जो महिला एंकर, महिला पत्रकार अगर वो काम कर रही है, वो अपने अच्छे काम करके ही वो खुश है, उसको बायलाइंस मिल सके अच्छी, उसको रिपोर्टिंग करने का मौका मिल सके, उसको बस स्टूडियो में बैठ सके, वो जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज रन कर रही हो, वो इसी से अगर खुश है, तो क्या मेल एंकर्स की जिम्मेवारी नहीं बनती, जो जेंडर एम्पावरमेंट पे बड़ी बड़ी कसीदे पड़ जाते हैं जो लोग, कि वो उनके पे स्केल के लिए 1 मिनट खड़ा हो सके? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बिलीव करते हैं पत्रकारिता विद एक्टिविज्म, मतलब जर्नलिज्म विद एक्टिविज्म में आपका विश्वास है, और आपने किया है, वो बहुत सारे काम आपने अभी भी आपने इंगित करवाए, और ऐसे अनंत काम आपने किए हैं जिनको अगर गिनवाना आपने शुरू करे तो शायद ये पूरा शो वो खत्म हो। What do you have to talk about that hollow journalism with activism? और इस एक छोटा सा मैं वाक्य आपको बताना चाहती हूँ। अभी जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था नीलेश जी, मेरा कोई स्टेक नहीं है इसीलिए मैं आराम से नाम ले सकती हूँ। रवीश जी शाहीन बाग गए थे कवर करने के लिए, और वहां पे एक महिला ने सिटीजनशिप को लेकर के ये कहा कि मुझे देश से निकाल दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, और रवीश जी ने उनको करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं समझी कि ये फेक न्यूज है, आप इस पे विश्वास मत करिए, ये कांग्रेस आईटी सेल के द्वारा फैलाया जा रहा है। ये बात जब मैंने एनडीटीवी स्टूडियो में एक पैनल डिस्कशन के दौरान कही, तो वो बात एडिट करके चलाई गई। तो ये किस तरीके का जर्नलिज्म है, किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी और मॉरल्स की बात है? और इस बात से मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम लोगों के पास फिर भी एक मंच है बात करने का, आपसे मैं बात कर सकती हूँ, हो सकता है ट्विटर पे फॉलोअर्स को भी बहुत लोग एक पूंजी के रूप में देखते हैं, हमारी बात उतने लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन वो लोग जिनके 27 फॉलोअर्स हैं, जिनके 0 फॉलोअर्स हैं, उनको अगर किसी बात से गुस्सा आता है और वो आकर के रवीश को उस अंदाज में बात करते हैं जिस अंदाज में कभी किसी भी भले इंसान को बात नहीं करनी चाहिए, हाउ डू यू कंपेयर दैट क्राइम ऑफ नॉट इंटरवीनिंग व्हेन अ फेक न्यूज वाज बीइंग स्प्रेड एंड, और ये जो बदतमीजी है, एक क्राइम और बदतमीजी को आप कैसे एक तराजू पे तोल सकते हैं? नहीं, वो तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है। मैं 2 तरह की पत्रकारिता को कंपेयर ज़रूर करूँगा, और मुझे लगता है रवीश मेरा अच्छा अक्वेंटेंस रहा है, दोस्त सा रहा है, लेकिन मुझे कई बार लगा कि ऐसा क्यों कह रहा है ये। मुझे कभी कभी लगा कि ही हैड, एंड मैंने कभी उससे बात नहीं की है, तो शायद अनफेयर भी है कि मैं ऐसी टिप्पणी
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, बात नहीं की, बट मुझे आई ऑलवेज लाइक्ड हिम एज अ पर्सन। और हमारा कॉलमनिस्ट भी रहा है, रवीश पंती करके हमने कॉलम किया। बट आई फील कि डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कह रहा है, वो बात रखी जाए और उसको ज़रूर बताया जाए कि, लेकिन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के बजाय मैं उसको कंपेयर करूंगा कि मेरे एक और पुराने साथी हैं, दीपक चौरसिया। दीपक और मैं फील्ड में साथ होते थे। मैंने दीपक का भी देखा कवरेज। मैं टीवी देखता नहीं हूँ, वो सोशल पे जो क्लिप आती है, वो जो वो और दूसरे व्यक्ति हैं साथ में गए थे, सुधीर चौधरी। सो आई थिंक ओमिशन दीपक ने भी किए, और ओमिशन जैसा आप बता रही रविश, मैं चूंकि रेगुलरली टीवी शोज देखता नहीं हूं, तो मैं इतनी बारीकी से पकड़ नहीं पाऊंगा, और बहुत चीज़ें पकड़ लेता एज अ जर्नलिस्ट प्योरली। बट आई फील दैट्स व्हाट आई से, यू नो, दैट जो ऐसा नहीं है कि I wouldn't go to the extent of calling it fake news, but I would definitely, there is a carelessness, there is an arrogance, there is a misinformation problem. there is a अभी देखिए क्या हुआ था जब ये एक पत्रकार को पीटा गया था, और उसने एक बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म को फ़ोन किया। ये हमारे पास रिकॉर्डेड क्लिप है उसकी। तो उस न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने कहा कि चूंकि वो पत्रकार एक धर्म विशेष का नहीं था, तो वो उनके नैरेटिव में फिट नहीं आ रहा था, तो उस स्टोरी को उन्होंने यूज़ नहीं किया, ऐसा उस पत्रकार ने बताया, कि ऐसा मुझे डेस्क से बोला उन्होंने। तो वो ये जो एक तो गैर जिम्मेदारी है, दूसरी लापरवाही है, और तीसरा है कि मैं जो इंफॉर्मेशन आएगी वो अपने एक सांचे में उसको फिट करूंगा, और अगर नहीं फिट हो रही होगी तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरी है, आप उससे एक हद तक आगे जाते हैं कि मैं उसको तोड़ मरोड़ दूंगा, मैं उसको स्पिन दूंगा, मैं उसको आई विल वर्क ऑन इट, एक कुम्हार की तरह मैं उस पर काम करूंगा, और उससे जितना भी नुकसान हो रहा हो मेरी बला से मैं वो करूंगा। तो डिग्रीज हैं, बट आई वुड से मैं कहीं भी, मतलब मैं I would always prefer a Ravish with his mistakes to other journalists who do something maliciously. और रवीश जैसे रवीश की मुझे एक दिन बात बड़ी अटपटी लगी, एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि मुझसे मोदी जी डरते हैं। मैं कहा हो क्या गया भाई तुमको, किसी और से इंटरव्यू, ऐसा ये क्यों, ये क्या, ये दम्भ है, ये क्या है? तो मैं मतलब आई वुड लाइक टू डेफिनेटली कॉल आउट बैड जर्नलिज्म वेर एवर इट इज, बट आई विल नॉट call out bad journalism just because I dislike a person, just because that person subscribes to or doesn't like somebody whom I like. आजकल देखिए मैं क्या, बहुत सिंपल है मेरा, कि मैं एक्शंस को जज करता हूं, किस व्यक्ति ने वो एक्शन ऑर्डर किया इसके आधार पर जज नहीं करता हूं। अगर एक सड़क खराब है तो खराब है, टूटी है तो टूटी है। अब आप देखोगे कि क्या ये सड़क मेरी पसंद के सरकार में बनी थी या मेरी नापसंद वाली सरकार में, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। भाई सड़क टूटी तो टूटी है ना। सो आई थिंक दैट्स इट्स अ वेरी, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है।
और बैड जर्नलिज्म कोई भी करे, इट शुड बी कॉल आउट। मैं तो एक हैशटैग भी करता हूँ, जर्नलिज्म हॉल ऑफ शेम, मैं करता हूँ उसमें, आई कॉल आउट दीज ऑल दीज गाइज कि जिस तरह की बेतुकी पत्रकारिता करते हैं। तो वो आत्ममुग्ध होना किसी भी एक खेमे का अधिकार नहीं है, वो हर तरफ आत्ममुग्ध पत्रकार हैं। और हमको जो विनम्रता, द ह्यूमिलिटी ऑफ जर्नलिज्म, वो बचाए रखनी है। और कई भले साथी भी हैं, बहुत भले साथी हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर किसी से नाइतफाकी रखता हूँ, डिसएग्रीमेंट रखता हूँ तो वो बुरा इंसान बन गया। ये दैट्स द प्राइमरी थिंग। इफ यू डिसएग्री विद मी, आई डोंट बिकम अ बैड ह्यूमन बीइंग। आई कुड स्टिल बी हेल्पिंग द पुअर, गिविंग टाइम टू टीच समवन। और ठीक है, आप जब पॉलिटिकल व्यूज कह रहे हो तो ये तो इट्स द सेम विद जर्नलिज्म, एंड जर्नलिस्ट कैन डू गुड स्टोरीज एंड बैड स्टोरीज। तो लेकिन वही कि अगर आप, if you hate a political leaders, do you hate everything about him or her, or are there certain things you like? कोई तो भला आदमी, कोई को भला काम करती होगी यार, कोई भी व्यक्ति, मोदी जी हैं, केजरीवाल जी, कोई कुछ तो भला करते होंगे ना, कुछ तो तुम उनको दिन रात गाली भी देते हो, कुछ तो अच्छा करते होंगे। और अगर दिन रात उनकी वंदना करते हो, चाहे जो जिस भी पार्टी के हों, तो कुछ तो ऐसा होगा जो जिसकी तुम निंदा भी कर सको। तो अगर आप इस धंधे में हैं कि ट्विटर पे आपको हर चीज़ की लाइव टेलीकास्ट देना है, कि हर चीज़ पे अपना ओपिनियन देना ही है, आजकल जो मैं कहता हूँ कि वो आपको जालिम लोशन की आवश्यकता है, तो फिर सोच समझ के मत दीजिए। तो फिर लेकिन वो उस तरह के लोग न फॉलोअर होते हैं, न वही जो ट्विटर के भले लोग उनके साथ खड़े होते हैं। ट्विटर के भले लोग, आई लाइक दिस फ्रेज। अच्छा, चलने के पहले ऋचा जी कुछ ऐसा, सम वर्ड ऑफ एडवाइस टू यंगस्टर्स हु आर आइदर बिगिनिंग देयर बेबी स्टेप्स इन जर्नलिज्म, या जो कुछ अलग करना चाहते हैं? शुभ्रस्ता, अब दिक्कत ये हो गई है, आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने मीडिया इंस्टीट्यूट्स में जो विजिटिंग फैकल्टी कभी कभी बुला लेते हैं ना, मैंने जाना छोड़ दिया। क्योंकि अब क्या हो रहा है, हम जो करते थे या कर रहे हैं और आज जो हो रहा है उसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। और सारे यंगस्टर्स, पता है सवाल क्या होते हैं, मैम वो आप जब करती थी जिंदगी लाइफ तो उसकी टीआरपी आती थी, कोई ये नहीं पूछता कि आप जो मुद्दे उठाती थी उसमें क्या। मुझे ऐसा लग रहा है इतने यंग माइंड्स में भी ना ये चीजें आ गई। मैम स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, मैम एंकर कितनी जल्दी बनते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों, अब दिक्कत ये है कि हम जो सिखाना चाहें वो क्या आज के हिसाब से, नीलेश लगातार कह रहे हैं कि तो मुझे भी ऐसा लगता है मैं तो मिसफिट हूँ। अगर मैं उस बच्चे को ये सिखाऊं चीखना चिल्लाना नहीं, अपने किसी भी गेस्ट को, हमने एक जिंदगी लाइफ का एक एपिसोड किया था शुभ्रस्ता, जिसमें मेरे सामने एक एक करके वो लोग बैठे थे जो मर्डरर्स थे। जी मर्डरर थे, उन्होंने मर्डर किया, उसके बाद वो जेल गए, अपनी 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्ड प्रिजनर्स। आप सोचिए, बिना जजमेंटल हुए, बिना उनके ऊपर तुम खूनी हो, ये सब किए बिना आपको उनसे कॉन्वर्सेशन करना है, और उन्हें पूरा सम्मान देते हुए, क्योंकि वो जिंदगी लाइफ के आपके वैसे ही मेहमान है जैसा कोई और है, वो आए हैं अपनी बात आपसे कहने। अब ये जर्नलिज्म में किसको सिखा दूं बताइए, बच्चों को मैं क्या कह दूं जो ऐसा, जो आज की डेट में उन्हें बता कुछ एश्योरेंस दे देता। बस मैं सिर्फ एक चीज ये कहती हूँ कि एक तो ये टीआरपी, कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया, कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितनी व्यूअरशिप, कितनी रीडरशिप, इससे निकलना हो। आजकल कोई भी मुझसे कहता है मैम कहाँ, मैं बोलती हूँ अगर लिखने का शौक है ना, अपना एक ब्लॉग शुरू करो, उसमें तो पैसा नहीं लग रहा है, तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है अभी, बट स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट मेकिंग वीडियो ब्लॉग्स, अपनी बात कहना शुरू करो। और वो बात जब तुम कहो तो वो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें कितने लोग फिर गाली देंगे या कितने लोग तुम्हें जय जय करेंगे, तुम्हारे नाम की जय जयकार। हमें इन दोनों चीजों से, जय जयकार से भी और गालियों से ऊपर उठना सीखना होगा शुभ्रस्ता, तभी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स इनफैक्ट आई वुड से नीड टू, अच्छा पढ़ाई बंद होके, जैसे मेरे सामने अगर कोई भी खबर आती है तो मैं थोड़ा सा उसके व्हाट्सएप पे भी, आपके पास व्हाट्सएप पे आ गया कि ऐसा हुआ था 1960 में, अरे भाई गूगल है, किताबें हैं, थोड़ी रिसर्च कर लो उस मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले। तो ये तो मैं अक्रॉस एवरीवन, मतलब मैं कहूंगी नॉट ओनली यंगस्टर्स, कि नेहरू जी ने कहा था या नहीं कहा था, गांधी जी, वाजपेयी जी के साथ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, अरे पढ़ लो थोड़ा सा, सीधे उठा के उसी पे, उस पे पूरी गाली गलौज ये सब शुरू हो जाती है। सो आई थिंक थोड़ा पढ़ना और जरूरी है। हमारे टाइम में भी हम लोग को बहुत कहा जाता था न्यूज एंकर्स अखबार नहीं पढ़ते,
थोड़ा अगर पढ़े लिखे ज्यादा, अपना दिमाग खोलें, किसी भी जो जैसे नीलेश कह रहे हैं कि अगर आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं तो प्लीज किसी एक राइट विंग लेफ्ट विंग किसी भी एक धारणा को सब्सक्राइब परमानेंटली ना करें। आपकी जो धारणा है, आपकी जो एक नेता के प्रति लाइकिंग है, वो झलकनी चाहिए एज एन इंडियन वोटर। वो तो आप है ना, आप जाइए वोटिंग बूथ में अपने पसंद के नेता को वोट दीजिए, तो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी, जिसका भी है। लेकिन जब आप उस पत्रकार की कुर्सी पर बैठे, चाहे वो एज एंकर या रिपोर्टर व्हाटएवर, तब आप अपने काम के साथ ईमानदारी करिए, ऐसा मेरा मानना है। बट अब ये कितना फिट होता है आज के उसमें, अगेन आई वुड से आई एम नॉट श्योर। आप लोग दोनों इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि ये कितना ज़रूरी था ये कॉन्वर्सेशन करना। और नीलेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब नाराज़गी आपकी नहीं होगी अब आपकी नाराज़गी बरकरार नहीं होगी और हम आपको से जाने नहीं देंगे। नीलेश, आज एक सरप्राइज बताती हूँ। हाँ। चर्न में पता नहीं कभी ऐसा इनके कॉन्वर्सेशन में हुआ या नहीं हुआ, और हालांकि इनके व्यूअर्स जो हैं वो कुछ दिन बाद हमारा इंटरव्यू देखेंगे, लेकिन मैं सबको बता दूं कि आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हरियाली तीज है, मैंने इसीलिए इतने हरे हरे कपड़े पहने हुए हैं, और शुभ्रस्ता बहुत अच्छा फोक गाती हैं। सो आई रियली, नीलेश जो अपनी बात कह ले तो आई वांट शुभ्रस्ता टू सिंग अ लिटिल पीस ऑन कुछ तीज का, अगर आप हमको सुनाएं भोजपुरी। अरे वाह वाह वाह। अरे नीलेश अपनी बात कह ले उसके बाद। हाँ नीलेश जी, पहले आप कह लीजिए उसके बाद। नहीं, मेरी एक खामी है कि मैं मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स मैं छुपा नहीं पाता हूँ। अगर मैं ये मेरे साथ के लोग भी जानते हैं, अगर मैं किसी को नापसंद कर रहा हूँ या नाराज़ हूँ तो मैं उससे आँख में आँख मिला के बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक कमरे में बात कर रहा हूँ। और आई मीन तो मैं नाराज़ था उस दिन, मैंने बता दिया तुमको, और अब नाराज़ नहीं हूँ। और आई एम फेली वेरी हम लोग मिले नहीं है कभी, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू एंड यूर वंडरफुल पर्सन। आई वुड जस्ट से कि काश पत्रकारिता ऐसी होती, इस डिजिटल कमरे की तरह होती, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि खुल के बात कर पाते और उसके बाद एक लोकगीत सुनने की उम्मीद सहेजते और साथ में चाय पीते। और उम्मीद यही करूँगा कि पत्रकारिता वैसी हो जाए, जो सब अपने दोस्त ही हैं, अलग अलग जो वरिष्ठ पदों पे हैं, चैनल हेड्स हैं, संपादक हैं वगैरह, सब अपने दोस्त साथी रिपोर्टर हैं। तो कभी आत्मनिरीक्षण ज़रूर करें वो, कि क्या ये वही पत्रकारिता है जो करने वो निकले थे। और अब जब उनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं, वो उनसे मिलते हैं, और आम आदमी जो कहीं बिहार के किसी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में उनको देखता है और ये सोचता है कि ये कह रहे हैं तो इट मस्ट बी सो। जैसे ग्लोरिया ने चिट्ठी लिखी थी कि इज़ देयर फादर क्रिसमस, बिकॉज इफ इट इज़ इन द न्यूयॉर्क टाइम्स इट मस्ट बी सो। यही होगा। तो वो जो ताकत है उसको पहचानें और उसको जिम्मेदारी से यूज़ करें। और मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग जो कहीं फिट नहीं होते हैं, जो अपने कहीं बीन बजाते रहते हैं, कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी खड़े हो जाया करें। हम अपने थे और अपने ही हैं। और मैं चाहे नेता हूँ या पत्रकार हूँ, उन चापलूसों से बहुत बेहतर इंसान हूँ मैं, जो ईमानदारी से और बेबाकी से तारीफ़ भी करता हूँ और बुराई भी करता हूँ। मैं सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ इन सारे लोगों का और पत्रकारिता का। तो इस गंभीर नोट पे हम अपने आप को मैं विराम देता हूँ। और अब आप तीज का गाना जी बिल्कुल स्वागत है। ऋचा जी, बस एक चीज मैं कहना चाहती हूँ नीलेश जी, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि हम जैसे लोग बहुत माइनॉरिटी में हैं, एक कोने में खड़े हैं, बीन बजा रहे हैं। एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ नीलेश जी कि आप जैसे लोगों की वजह से बहुत कुछ जिंदा है। और हम जैसे लोग, मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि कम से कम 10 साल उम्र का फासला होगा जो आज के हिसाब से जनरेशन। अच्छा, तो आपने शुरुआत भी यही की थी कि मेरी उम्र का एहसास कराते हुए, और एंड में भी आपने यही किया। ये ऋचा और आपकी जो साठगांठ है, मैं तो खुद सीनियर सिटीजन अपना मान रही हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज लेफ्ट विंग और राइट विंग को
खांचों से ऊपर उठ करके एक बहुत बड़ा तबका है युवा वर्ग का जो सिर्फ भारत की बात करना चाहता है, इंडिया को भी छोड़ करके भारत की बात करना चाहता है। और जिन युवाओं की आवाज अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, जिन युवाओं की आवाज आप गांव कनेक्शन के थ्रू आप लाना चाह रहे हैं और ऋचा जी जिंदगी विद ऋचा के साथ लाना चाह रही हैं, वो युवा वर्ग है जो आपको सुनता है, देखता है, इसीलिए आपकी करोड़ों की फॉलोअरशिप है और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं नीलेश। इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप बिल्कुल कोने में खड़े हैं और कोई आपको सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। चलिए जी, एक मालिनी जी ने जो गीत गाया अभी कल भी शायद गा करके उन्होंने डाला था, वो वही मैं सुना रही हूँ। शारदा जी की आवाज में भी ये गीत है और मालिनी जी की आवाज में भी है। और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है मेरी, तो ऋचा जी कुछ ज्यादा बोलती हैं कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। निमिया तले डोली रखी हा कहरवा, आई सावन की बहार रे, निमिया तले डोली रखी हा कहरवा, कौनाहि दिहलन नौ मन सुन माँ, कौनाहि लहर पटोर हो, कौनाहि दिहलन कतर की चुनरिया, कौन गले के हार हो, निमिया तले डोली रखी है मुसाफिर, बाबा ही दिहलन नौ मन सुन माजे लहर पटोर रे, भैया जे दिहलन कथ की चुनरिया, भाभी गले के हार रे, निमिया तले डोली रखी लंबा गीत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप सबको, आपके व्यूअर्स को थोड़े दिन बाद मिलेगी, लेकिन हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद नीलेश जी। बहुत